कि आज के दौर में इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? अगर अपने पास 1 लाख रुपए होते तो अपन शायद एक बढ़िया सा टीवी, एक बढ़िया सा वॉशिंग मशीन और एक बढ़िया सा मोबाइल, ये 3 चीजें ले पाते। तो इन्वेस्टमेंट का नाम निकलते ही लोगों के सामने आता है रिटर्न्स। लेकिन गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इससे उल्टा होता है सर। मतलब रिटर्न्स को छोड़ के हमें पर्पस को देखना है यहाँ पर। अगर एक आदमी को उसको पता नहीं है उसको कहाँ जाना है और वो कोई भी बस में चढ़ के बैठ गया या कुछ ट्रेन में चढ़ के बैठ गया, वो कहाँ जा रहा है उसको पता ही नहीं है, तो वो गलत जगह जा सकता है। तो 6% का मतलब ऐसा होता है कि हर 12 साल को जो भी चीज आज खरीदना चाहता हूँ वो हर 12 साल में डबल होगा उसका रेट। बहुत से लोग तो देखे पैसा हम सेव कर देते हैं, सेव करके रखते हैं, तो सेव करना भी एक डेंजर है, वो भी इन्फ्लेशन आके खा लेते हैं कि अगले 2 महीने बाद मेरा इनकम बढ़ने वाला है, तो वो लोग आज ही क्रेडिट कार्ड से खरीदी कर लेते हैं बहुत सारी चीजें। हाय आदेश, वेलकम टू हलाल म्यूचुअल फंड चैनल। आपको वेलकम है मेरे चैनल में। आदेश, तो आप थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। श्योर श्योर श्योर। सर मैं नासिक से हूँ, प्रॉपर महाराष्ट्र से। और मेरा वैसे तो एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ है, फाइनेंस अच्छा। बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन 2017 में पास आउट होने के बाद मुझे एक वन ऑफ माय मेंटर ने मुझे बताया कि तू ट्राई कर ले, मुझे बिजनेस ही करना था कुछ तो भी। तो उसने बोला कि अच्छा। तू ट्राई कर ले इस सेक्टर में। और ये एक बात बहुत अच्छी हुई कि मुझे लोगों से बात करने की या फिर फाइनेंस रिलेटेड थोड़ा सा इंटरेस्ट था। तो 2018 से ये बिजनेस स्टार्ट किया और आज बहुत ही बढ़िया मुझे रिस्पांस मिल रहा है यहाँ से। ओके 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 ओके। लेकिन आपको डिफिकल्ट फेस नहीं हुआ? आपने एक मैकेनिकल बैकग्राउंड से लेके फिर फाइनेंस में जाना, फिर उसको समझना, फिर उसको लोगों तक पहुंचाना, तो यहाँ पे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा। आपका इंटरेस्ट की वजह से आपने इसमें आ गया है, सही है ना? नहीं सर, डिफिकल्टी 100% हुई थी स्टार्टिंग में। लेकिन मैंने कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया और कुछ लोगों से मतलब मेंटरशिप ली, कुछ कोर्सेज किए, मतलब खुद पर इन्वेस्ट किया सबसे पहले। तो उस वजह से मुझे ये चीज में आसानी गई है। तो अच्छा। ये तो बात सही है कि इंटरडिसिप्लिनरी अगर जाना होगा, अपनी पूरी फील्ड चेंज करनी होगी, तो ये मतलब डिफिकल्टी तो फेस होती ही है। लेकिन अगर आपने अच्छा मेंटरशिप लिया, अच्छा किसी प्रोफेशनल से मदद ली, तो मुझे लगता है कि हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके ओके। Yes. सपोर्ट रहेगा तो होता है, सही है। Yes, अच्छा yes. आदर्श जी, आज के दौर में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपका क्या ये है? ये सर, क्योंकि आज का दौर जो इंटरनेट और एआई अभी आ चुका है, तो लोगों को पैसा कमाना ये बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। मैं देख रहा हूँ सर, मैं एक छोटे टाउन से आता हूँ, नासिक में। तो वहां पर भी इंटरनेट और एआई की मदद से लोग बहुत बढ़िया से अपना खुद का बिजनेस वगैरह सेटअप कर पा रहे हैं और पैसा कमा पा रहे हैं। लेकिन उस पैसे को बचाना और बढ़ाना, ये जो 2 चीजें है ना सर, वो लोगों को डिफिकल्ट जाती है। या फिर आज की जो लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि लोगों को खर्चा करने में या फिर दिखावा करने में ज्यादा मजा आता है। और अगर इस वजह से क्या होता है सर, एक एग्जांपल बताता हूँ। 2010 में अगर अपने पास 1 लाख रुपए होते तो अपन शायद एक बढ़िया सा टीवी, एक बढ़िया सा वॉशिंग मशीन और एक बढ़िया सा मोबाइल, ये 3 चीजें ले पाते। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है 15 साल बाद कि हम बस बढ़िया सा एक ही मोबाइल ले पाते 1 लाख रुपए में। मतलब महंगाई या फिर इन्फ्लेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि अपन ने अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब पैसे को काम पे नहीं लगाया, तो शायद से ये फ्यूचर में एक बड़ा क्राइसिस भी अपने खुद के लाइफ में हमको फेस करना पड़ सकता है। इसलिए इन्वेस्टिंग मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए। अगर आप ज्यादा कमाते होंगे फिर भी, कम कमाते होंगे फिर भी। ओके ओके। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये गोल्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? मतलब गोल्ड इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो क्या है? ओके ओके सर, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही एक सिंपल और इफेक्टिव कंसेप्ट है सर। मतलब कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ज्यादातर अगर आपने लोगों से बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का नाम निकलते ही लोगों के सामने आता है रिटर्न्स। लेकिन गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इससे उल्टा होता है सर। मतलब रिटर्न्स को छोड़ के हमें पर्पस को देखना है यहाँ पर।
मतलब आप अच्छा। इन्वेस्टमेंट कर तो रहे हैं, जी, लेकिन जी। क्यों कर रहे हैं? ये मोस्ट हाँ। इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर मतलब एक एग्ज़ाम्पल लेंगे तो मेरा हुँ। बेटा है, उसके जी। एजुकेशन के लिए मुझे 10 साल बाद 20 लाख रुपए चाहिए। ये हो गया हुँ। एक गोल और जी, जी। इसके लिए अभी कब किधर इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, तो वो हो गया गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जी, अगर जी। मुझे एक प्रॉपर गोल मेरे सामने अगर रहेगा ना, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगी और बहुत हद तक लोगों हुँ, का जो फालतू खर्चा करने की आदत है, वो हुँ, इससे रुक सकती है क्योंकि उन्हें पता रहेगा सर कि ये हुँ। इन्वेस्टमेंट इस चीज़ के लिए जा रही है। एक रियल सही है, सही एग्ज़ाम्पल है। बताता हूँ, वन ऑफ माय क्लाइंट उसने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था कि आप कीजिए सर। जी, लेकिन जी, जी। वो नहीं माने, वो बोले नहीं मैं 10 साल 20 साल रखूँगा लेकिन मुझे ऐसा गोल वग़ैरह नहीं करना है कुछ। हुँ, और हुँ, बीच में ही उन्होंने जो जब इन्वेस्टमेंट थोड़ी अच्छी दिखने लगी तो कार हुँ। खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ कर ली। हुँ, और अब ऐसा मतलब अब मैंने जब वीडियोज़ बनाना या कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, तो वो हुँ, मुझे अब बोलने लगे कि मुझे मेरा रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है। तो मैंने बताया हुँ, कि सर अब तो इतना लगेगा। तो हुँ, उन्हें वहाँ पर थोड़ा-सा दुःख हुआ कि यार मैंने पहले इसकी बात सुन ली होती और तभी गोल से अटैच कर दिया होता इन्वेस्टमेंट को, तो हुँ, एक हुँ। बढ़िया चीज़ होती। तो इसलिए सर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट सबको मैं बताना चाहूँगा कि एक पर्पज़ अपने इन्वेस्टमेंट को अटैच कीजिए और जी, जी, जी। ये तभी होता है सर जब एक प्रोफ़ेशनल की आप मदद लेंगे। खुद करने हुँ। वाले जो डीआईवाई इन्वेस्टर हैं सर, वो रॉन्ग टाइम पे मतलब जब इन्वेस्टमेंट करना है, जब मार्केट अच्छी अपॉर्च्युनिटी देता है, तब वो डर जाते हैं। सो जैसे मुझे कि कोई जिम में जा रहा है तो एक ट्रेनर लेता है सपोर्ट के लिए। जिम में एब्सोल्युटली जाके खुद भी कर सकता है मगर ट्रेनर भी लेता है। एक्चुअली जो जी, ट्रेनर लेगा मतलब वो उसके मतलब उसके हेल्थ के लिए सीरियस है, करेक्ट ना? सही तो है, सही वैसे है। ही अगर आपने वेल्थ के लिए अगर अपन सीरियस रहे, तो आपने हुँ। को ट्रेनर लेना ही चाहिए, प्रोफ़ेशनल से मदद लेनी ही चाहिए। सही है, सही है। और ये जो गोल की बात बोले आपने वो सही है। अगर एक आदमी को उसको पता नहीं है उसको कहाँ जाना है और वो कोई भी बस में चढ़ के बैठ गया या कुछ ट्रेन में चढ़ के बैठ गया, वो कहाँ जा रहा है उसको पता ही नहीं है, तो वो गलत जगह जा सकता है। तो एब्सोल्युटली, ये चीज़ बहुत अच्छा है कि हमको इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना यस, यस, यस। अच्छा एक ये है। और मेरा दूसरा एक सवाल ये है कि ये इन्फ्लेशन हमने बहुत सुना है, ओके? तो ये इन्फ्लेशन क्या होता है और ये कैसा इफ़ेक्ट होता है? हमारे पैसों के साथ ये कैसा इफ़ेक्ट होता है और हमारे रोज़ लाइफ़ में भी ये कैसा इफ़ेक्ट होता है? तो इसके बारे में आपका क्या है? यस, यस। सर ये सवाल है ना सर, ये सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ इस सवाल को जी, और जी, जी। मुझे ये भी पता है सर कि ये सवाल सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं इन्फ्लेशन का। सही है, क्योंकि ना सही है। सर हाँ, सब क्योंकि ये जो चीज़ मालूम है ना होता है लेकिन इग्नोर कर देते हैं, सही है। क्योंकि हुँ, लोगों को है ना सर ये पैसे कम होते हुए यहाँ पर दिखते नहीं है। इन्फ्लेशन का जो सीधा-सीधा मतलब है, वो होता है महँगाई अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे तो। लेकिन जी, 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 थोड़ा-सा जी। टेक्निकल जाएँगे तो हमें एक गवर्नमेंट ने एक हिसाब दिया हुआ है कि इंडिया का इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 6% से बढ़ता है। तो 6% का मतलब ऐसा होता है कि हर 12 साल को जो भी चीज़ आज खरीदना चाहता हूँ, वो हर 12 साल में डबल होगा उसका रेट। ओके ये बेसिक इन्फ्लेशन हो गया। बेसिक इन्फ्लेशन। लेकिन एजुकेशन या हेल्थ केयर ये 2 चीज़ें ऐसी है सर, यहाँ पर हर 12 साल में नहीं, कभी-कभी 3-4 साल, कभी-कभी 5-6 साल में भी अपना खर्चा डबल हो रहा है। तो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अगर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, कि महँगाई बढ़ रही है और उसमें उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, तो ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। एक एक अच्छा, वापस से एक मेरे पास एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि जी। अगर मुझे आज ₹60 लीटर दूध ले रहा हूँ मैं और 5 साल बाद वो 90 रुपए लीटर हो जाता है। और अगर हुँ, मैंने ये ₹60 आज बैंक में डाल दिए सेविंग अकाउंट में, तो हुँ, एक्चुअली वो ₹90 नहीं होंगे सर 5 साल में। मतलब कि अपन हुँ। इन्फ्लेशन से भी कम अमाउंट वहाँ पर रिटर्न्स अचीव कर रहे हैं। तो सबसे पहला गोल यही होना चाहिए कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है क्या? और एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है सर, कि बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन को बीट करने के कगार में जाके कुछ बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट फॉर हाई रिस्क एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो वगैरह कर देते हैं।
उनको गलत लगता है इन्वेस्टमेंट करते थे। कम इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्फ्लेशन को बहुत ही बड़ा बीट कर देंगे। सो दैट इज़ बीट नॉट द बीट राइट थिंग। करने के चक्कर में खुद बीट हो जाते हैं, सही यस, है। यस, यस। सो यहाँ पर इन्फ्लेशन के पॉइंट में तो आंसर यही रहेगा मेरा कि आपको कम से कम जो लिमिटेड इन्फ्लेशन जो दिया है 4+2 हमारे आरबीआई ने जो दिया है मतलब हुँ, 6% तो उससे हुँ। कम से कम उससे 4-5% ज़्यादा अगर आप पा सके कम से कम रिस्क लेके तो दैट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑन योर साइड। हुँ, हुँ, हुँ। यस सर। इससे ये भी पता चल जाता है कि हम बहुत से लोग जो देखिए पैसा हम सेव कर देते हैं, सेव करके रखते हैं, तो सेव करना भी एक डेंजर है, वो भी इन्फ्लेशन आके खा लेता है, तो इसके यस, लिए यस, हमको एब्सोल्युटली। इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी पड़ता है। यस, यस सर। बस एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जी, जी, एक जी। सेविंग अकाउंट का यूज़ क्या होना चाहिए कि हमारी इमरजेंसी जो कुछ जल्दबाज़ी में मतलब कुछ कम टाइम में मेरे पास जो ज़रूरतें पड़ने वाली है, उसके उसके लिए लिए पैसा मैं सेविंग अकाउंट में मुझे रखना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ का इम्पोर्टेंस नहीं है, इन्फ्लेशन का इम्पोर्टेंस नहीं है। इमरजेंसी फंड मुझे सेविंग में रखना ही है, उसे इन्फ्लेशन को बीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो 100% मुझे थोड़ा-सा हाई रिस्क एसेट में वो भी रिस्क मैनेज करके लेना चाहिए। ठीक है, आज आप लॉन्ग टाइम सुना दिया, तो एक चीज़ आता है कि जब इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसमें शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम क्या होता है? यस, इससे यस। कैसा ये है? शॉर्ट टाइम यस करना सर। बेटर है, लॉन्ग टाइम करना बेटर है? सर यहाँ पर मैं और एक चीज़ ऐड करना जी, चाहूँगा। जी। शॉर्ट जी, प्लीज़। टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे 3 चीज़ें होनी चाहिए सर। मतलब कि मुझे जो पैसा कम से कम 3 सालों से पहले चाहिए है, तो हुँ, उसे मैं शॉर्ट टर्म कहूँगा। हुँ, अगर मेरा गोल है कि मुझे अगले 3 सालों में गाड़ी लेनी है, तो 100% मुझे एफडी में इन्वेस्ट करवाना है उस चीज़ के लिए और हुँ, वही पैसा यूज़ करना है। करेक्ट मतलब जो गोल कम से कम 3 साल से पहले है, उसके लिए हुँ, जो पैसा अपन सेव करेंगे, वो मुझे एकदम सेफ एसेट और जो इन्फ्लेशन को चाहे कॉस्ट टू इन्फ्लेशन के बराबर काम करेगा, ऐसे एसेट में मुझे डालना है। मीडियम टर्म एसेट आ जाता है, मीडियम टर्म गोल या फिर मीडियम टर्म जो आती है, जी, वो जी। 3 से 7 साल के बीच में होती है सर। हुँ, मतलब हुँ, यहाँ हुँ, पर मुझे मिक्स ऑफ इक्विटी और डेट मतलब कि अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँगा तो हाइब्रिड फंड एक ऐसा ऑप्शन है सर, जहाँ पर हुँ, एक 65% आपने को इक्विटी और 35% आपने को डेट फंड्स का मिक्सचर मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मीडियम टर्म गोल्स के लिए हमने इन्वेस्ट किया तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और मीडियम सही है। टर्म गोल का एग्ज़ाम्पल अगर देना है तो लेट्स से कि मुझे अगले 7 सालों में मुझे मेरे बेटे के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। तो ये मैंने हुँ, हुँ, मीडियम रिस्क लेनी चाहिए और मीडियम टर्म गोल आ जाता है। लेकिन अच्छा। अगर मेरा गोल है कि 15 साल बाद मुझे रिटायरमेंट लेनी है, तो हुँ, एब्सोल्युटली 15 साल का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है, इसमें मुझे इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और ये 3 भागों का मुझे पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। सो जब हुँ, भी मैं हुँ, मेरे क्लाइंट से बात करता हूँ सर, तो मैं उन्हें जी। लिखने को लगाता हूँ कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हुँ, कब करनी है, कितना हुँ, करना है, कितना चाहिए और कब चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर मेरे क्लाइंट ने लिख लिए, तो मैं हुँ, उनको तब बात करना स्टार्ट करता हूँ। उससे क्या होता है कि उनको भी एक गोल क्लियर हो जाता है खोल के और रहे। जब भी मुझे वो सवाल पूछते हैं कि सर लॉन्ग टर्म मतलब क्या? लॉन्ग टर्म मतलब मार्केट में एक हुँ, हिस्ट्री है, आप पिछले 25 साल की हिस्ट्री है कि कम से कम 7 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहे, तो आप हुँ। एफडी के रिटर्न्स को बीट कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 7-8 साल कम से कम अगर इन्वेस्टेड रहेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म गिना जाएगा। ये आपने जो बताया, तो इसमें एक हो गया कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और दूसरा आपने बताया कि कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी किसी का गोल कुछ छोटा गोल है, मतलब शॉर्ट टाइम में उसको कोई कार लेना है, तो कार लेना है, या नहीं तो उसको कुछ ज़रूरत चीज़ लेना है, कोई बाहर जाना चाहता है। तो ऐसे गोल के लिए ये सेविंग अकाउंट में रखना अच्छा है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है? अब समझ जाइए कि पीरियड एक 3 से 5 साल उसके पास टाइम है। तो इसमें वो क्या कर सकता है? इसमें बेटर क्या हो सकता है? ओके, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है सर, बहुत जनों के मन में ये सवाल आता है। जी, सर जी। अगर 3 से 5 साल का गोल होगा या फिर 3 साल से कम होगा और हुँ, आपका गोल डिफाइन है मतलब गाड़ी लेना है ये तय है, लेना है, तय है, तो सही है। आप
आप बिंदास मतलब लिक्विड फंड्स में या फिर डेट फंड्स में, जैसे कि शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका गोल डिफाइन होगा तो। लेकिन अगर आपका इमरजेंसी फंड होगा तो वो सेविंग अकाउंट में रहना चाहिए। उसे आपने किसी एफडी में वगैरह करवाना होगा तो एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए कि कितना करवाना है। एक एग्जांपल बताता हूँ सर, कि जी, मतलब जी। अगर मुझे 6 साल का अमाउंट है मेरे पास, जो मुझे इमरजेंसी फंड के तौर पर मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा मेरा 6 साल का एक्सपेंस मैंने अगर जमा किया है, जी, तो जी। उसे क्या करना चाहिए, 2-2 साल की एफडी करनी चाहिए। मतलब एक एफडी 2 साल वाली, एक एफडी 4 साल वाली, एक एफडी 6 साल वाली। मतलब हर हुँ। 2 साल में कुछ पैसा फ्री हो रहा है और धीरे-धीरे करके हर 1 साल में फ्री होगा, ऐसा भी किया जा सकता है। सो अच्छा। एक एक्सपर्ट की सलाह अगर लेंगे, तो गोल अगर होगा आपका, तो आप हुँ। लिक्विड फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। और अगर आपका गोल नहीं होगा, इमरजेंसी फंड होगा, तो आप एक एक्सपर्ट की सलाह लेकर आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ता हुआ चीज कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई यंगस्टर है, उसकी जर्नी हाँ, वो स्टार्ट करना चाहता है, जैसे कि आप भी एक यंगस्टर थे जब आपने कॉलेज खत्म करके आपने चालू किया, यस, तो आपका भी खुद का भी इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो एक यंगस्टर एक अपना जर्नी शुरू करता है, वो जॉब में जाता है, तो वो उसको इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसा ध्यान देना चाहिए और वो कैसा उसकी जर्नी स्टार्ट करना चाहिए एज ए बिगिनर? यस, यस। सर, कोई भी बिगिनर होगा, वो चाहे यंगस्टर हो या फिर कुछ लेट एज में भी लेट आया हो, लेकिन बिगिनर होगा, तो बिगिनर उसे रहेगा। एक ही चीज सर करनी चाहिए कि हुँ, अपने इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके उतना सिंपल रखिए। हुँ, क्योंकि सर, जो लोग स्टार्टिंग करते हैं एज अ यंगस्टर, और जो लोगों को लेट भी हो जाता है, दोनों की एक सिमिलर माइंडसेट होता है सर, कि यार अच्छा। मैं यंग हूँ तो मुझे ज्यादा रिस्क लेनी चाहिए, और अगर लेट हो गया तो यार मुझे लेट हो गया तो भी मुझे ज्यादा रिस्क लेनी चाहिए। ऐसा माइंड में आ जाता है इन्वेस्टर्स के। तो सबसे अच्छा। पहले सर, एक सिंपल रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कीजिए और हुँ, उसे चलने दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे उसे टॉप अप कीजिए। यही हुँ। एक एक इम्पोर्टेंट थिंग है सर, जो सबसे ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। हुँ, सब क्योंकि सबसे, हाँ बोलिए सर, जी, जी, बोलिए। बोलिए। नहीं, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे-वैसे एसआईपी कुछ चालू बढ़ाना चाहिए। मगर जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है, तो वो लोग एसआईपी के ज़रिए उनका एक्सपेंस बढ़ा लेते हैं। तो इसी चक्कर यस, में यस, हाँ, बहुत से लोग आके परेशान हैं। क्योंकि वो क्या यस करते हैं, सर, अपने इनकम के साथ खर्चा बढ़ा देता है और उनका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाता है। तो आपने जो बताया वो बहुत अच्छे पॉइंट थे कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने फोकस करना मैंने चाहिए। सर कई लोगों को ऐसा देखा है सर, कि अगले जी। 2 महीने बाद मेरा इनकम बढ़ने वाला है, तो वो लोग आज ही क्रेडिट कार्ड से खरीदी कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, और हाँ, मतलब फ्यूचर का इनकम आज ही खर्चा कर देते हैं, खर्चा और कर देते वो उनको लगता है कि मैं रिच हो रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली हैं। रिच का डेफिनेशन ये है कि मैं कितना ज़्यादा रख पा रहा हूँ या फिर बढ़ा पा रहा हूँ। यस जी, सर, जी, जी, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। यस। अच्छा सर, आदित्य जी, ये इन्वेस्टमेंट के दौरान है ना, बहुत से लोग कुछ गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि एसआईपी स्टॉप कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कभी-कभी स्टॉप कर देते हैं। जैसा आपने बोला कि अभी नहीं, फिर बाद में कर लेगा, जैसे सैलरी इंक्रीज़ होएगा तो कर लेगा। तो ऐसे लोगों के लिए आप कौन-सी गलती आप चाहते हैं कि ये गलती नहीं करना चाहिए इन्वेस्टर? ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए ताकि वो अच्छा-सा वेल्थ बना सके। सर 2-3 गलतियाँ बात करूँगा सर, जब भी जी, मतलब जी। क्लाइंट से बात करता हूँ, तो जी। एक चीज़ सामने आती है, जो कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, कि हुँ, लोगों को रिटर्न्स चाहिए है, रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, गोल के पीछे नहीं भागते हैं। गोल के पीछे तो नहीं भागते पहली हैं। गलती जो मैं बताना चाहता हूँ, सुधारनी चाहिए, कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितनी भी छोटी हो, उसे एक गोल के साथ लिंक कीजिए। अगर लिंक गोल करने के का। साथ लिंक नहीं करोगे, तो ये एक बड़ी गलती होने वाली है। दूसरी गलती मैं जो देखता हूँ सर, कि जब मार्केट गिरता है, तो लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये बात उनको, सही है। यस, और हुँ, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी हुँ, इन्वेस्टमेंट थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है, वो जल्दी पैनिक होते हैं। क्योंकि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 1-2 लाख होगा,
और मार्केट हम्म, 10% गिरेगा, तो साधारणतः म्यूचुअल फंड थोड़ा-सा कम गिरता है और कम उनको गिर उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिखता नहीं है। डिफरेंस नहीं लेकिन दिखता अगर है। 20-25 लाख, 50 लाख इतना अमाउंट होगा और मार्केट थोड़ा भी गिरेगा, तो वो नंबर के टर्म में बात करने लग जाते हैं। मेरा 1 लाख कम हो गया, 2 लाख कम हो हम्म गए। तो हम्म इस हम्म हम्म चीज़ को टैकल करने के लिए हमें एजुकेशन लेना ज़रूरी है। जैसे कि मुझे पता है हर एक जो प्रोफ़ेशनल होता है, जो बिज़नेस में काम कर रहा है म्यूचुअल फंड जी के, जी जी जी। वो क्या करता है अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करते रहता है। हम्म और यहाँ पर एडवाइज़र या फिर प्रोफ़ेशनल की जो नीड हो जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और एक राइट टाइम मतलब जो इम्पोर्टेंट टाइम है, मार्केट गिरा हुआ है, वहाँ पर हम्म मुझे इन्वेस्टमेंट और बढ़ानी चाहिए या फिर मार्केट बढ़ा हुआ है और वहाँ पर मुझे एसेट एलोकेशन अच्छी तरह से करना चाहिए। उस टाइम पे मैं विथड्रॉ कर ले रहा हूँ, हालाँकि मेरा गोल अभी आया हुआ नहीं है। तो ये एक हम्म बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाती है मेरे हिसाब से। इसीलिए सब घुल-मिल के एक ही जगह आता है कि अगर आपने गोल डिसाइड किया है और अच्छे प्रोफ़ेशनल से आपने हेल्प ली है, तो ये हम्म। बहुत वेल्थ क्रिएशन आसान है सर। वॉरेन बफेट क्या बोलता है मतलब एक किस्सा सुनाना चाहूँगा जी जी कि जी, बोलिए वॉरेन बोलिए। बफेट और अमेज़न के मालिक जेफ बेज़ोस जब जी बात जी। कर रहे हैं बात कर हम्म रहे थे, तो जेफ हम्म बेज़ोस एक्चुअली उनका बैकग्राउंड इन्वेस्टिंग का है। अमेज़न से पहले वो पहले हम्म से इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में। तो हम्म उन्होंने एक सवाल पूछा कि वॉरेन साहब आप इतना ईज़ी बताते हो इन्वेस्टमेंट को, ईज़ी वे से बताते हो, तो हम्म। लोग ये फ़ॉलो करके रिच क्यों नहीं होते हैं? तो आ, वॉरेन बफेट ने एक ही बात बोली कि क्योंकि जी। लोगों को धीमे-धीमे रिच नहीं होना है सर, हम्म। उनको क्विकली रिच होना है और जल्दी यही रिच होना है, जल्दी। यही यस। चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर हम्म करती है लोगों को हम्म रिच होने में या फिर ना होने में। हम्म। सर, अभी म्यूचुअल फंड की जब बात हम लोग करते हैं तो कुछ लोग का एक ये भी रहता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो आके सेफ है। तो इसमें आपका ये क्या है सर? क्योंकि ये बहुत से लोग का सवाल रहता है कि चलो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करेगा, लेकिन ये सेफ है या नहीं है, इसका कैसा इन्वेस्टमेंट होता है? तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। यस, यस सर। सर देखिए सर, अभी सबसे पहले तो मैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करता हूँ, जी उसके जी बारे जी। में थोड़ा-सा सेफ्टी के बारे में आएँगे। ओके, श्योर श्योर। अगर 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 मैंने म्यूचुअल फंड में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है, हम्म तो सबसे पहले तो उसका जो एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू हम्म या फिर उसको हम आसान भाषा में कहेंगे उसका भाव, वो हर हम्म। रात को 9 बजे अपडेट हो जाता है। उसके बाद अच्छा। में उसके हर महीने में जो फैक्ट शीट म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो इन्वेस्टर को भी मेल में आता है और वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। उसमें हर इन्वेस्टर के अकाउंट में कितने शेयर्स है, कौन से शेयर्स है, ये देखा जा सकता है। उसके बाद में जो सीडीएसएल और एनएसडीएल जो डिपॉजिटरीज़ है, जहाँ जहाँ पर हम्म आपने लिए हुए म्यूचुअल फंड्स जमा होते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा फंड जमा हुआ है। मतलब एक एक चीज़ गारंटेड है सर, अगर जिस जी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक एग्ज़ाम्पल के लिए नाम लेता हूँ, ये कोई हम्म। रिकमेंडेशन नहीं है। जी जी जी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सिस के किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सिस हम्म का म्यूचुअल फंड ही बंद हो जाता है। तो आपके हम्म। जो पैसे हैं वो कभी भी डूबते नहीं हैं, वो डिपॉज़िटरीज़ में जमा हो जाते हैं और वो शेयर्स के मालिक आप आज भी आप रहते हैं। इसलिए म्यूचुअल हम्म। फंड ये एक चीज़ है सर, बैंक डूबने पर हमें 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। लेकिन म्यूचुअल फंड अगर डूब गया, तो उसमें जितना अमाउंट नीचे गया है और जितना आज आपकी वैल्यूएशन है, उतना सब आपको मिलेगा और अगर आप रुक गए, तो आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। सो बहुत म्यूचुअल अच्छी फंड बात मैं है। तो कहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चीज़ है और सेबी का इतना हार्ड रेगुलेशन है, उसके उसके अम्ब्रेला के नीचे एम्फी आता है, उसके बाद एनआईएसएम आता है। इतने सारे अम्ब्रेलाज़ को पार करते हुए म्यूचुअल फंड आज भी बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा सर म्यूचुअल फंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सर। ये हो ओके। गया जी जी ट्रांसपेरेंसी के जी। बारे में। जी सेफ्टी जी। अभी बात करेंगे सर। सर रिस्क के बारे में लोग बात करते हैं कि ये एक रिस्की एसेट है। तो मैं हम्म। पहले बार बताना चाहता हूँ कि अपन ने अभी कुछ ही देर पहले इन्फ्लेशन के बारे में बात किया। जी। तो सर अगर आपने एफडी कर लिया और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं या फिर हम्म थोड़ा-सा कम टैक्स ब्रैकेट में भी आते होंगे,
तो सबसे पहले तो आप जो एफडी का 6.5% है वो पूरा नहीं मिलता है आपको, उसका टीडीएस कट हो जाता है। और अगर सही। वो विड्रॉल लेने के बाद आप देखेंगे तो आपने इन्फ्लेशन को, जो महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है, उसको बीट नहीं किया होता है। तो वहां पर भी रिस्क तो है ही ना, क्योंकि आपकी परचेसिंग पावर कम हो रही है। तो इसका सही है। सॉल्यूशन जो है वो इतना ही है कि आप रिस्क को मैनेज कीजिए। रिस्क को मैनेज जब करेंगे तो मुझे गारंटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ भी करेंगे और आपको सेफ्टी महसूस होगी। सर, सेफ्टी है ना, महसूस करने की चीज़ है एक्चुअली। आप किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, हम्म, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है। लेकिन आज आज अपन देखेंगे तो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट की रिस्क को लोगों ने समझ लिया है कि वहाँ पर अगर कोई आके कब्जा कर लेता है या फिर कुछ हो जाता है, तो उसको टैकल कैसे करना है ये समझ लिया है। म्यूचुअल फंड आज थोड़ा सा अंडर पेनिट्रेटेड है और कम समझा हुआ प्रोडक्ट है। धीरे-धीरे इंडिया सही है। में जैसे इसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा ना सर, तो मुझे हम्म, गारंटी है कि लोग इसके अंडर डीप जाएँगे, समझेंगे और बहुत ज़्यादा रोल इसमें हमको, मतलब जो प्रोफेशनल्स है, एडवाइज़र्स है, उनको प्ले करना होता है। तो सही है, वो सही है। जब बढ़ेगा तो मुझे गारंटी है सर, लोगों को इसमें का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो पता चल जाएगा। यस सर। सही है, सही। अच्छा, अभी आदेश जी, ये सवाल आता है कि एसएपी करना चाहता है, लेकिन किसी लोग को डाउट रहता है कि एसएपी कब हमको शुरू करना है, मार्केट जब हाई रहता है तब शुरू करना है, लो रहता है तब शुरू करना है, या एसआईपी हमको कब शुरू करना है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आके उनको नहीं पता चलता कि वो कब इन्वेस्ट करे। तो इसके लिए आपका ये क्या है सर, आप क्या बताना चाहते हैं, आपके क्लाइंट लोग को कैसा आप उसको टैकल करते हैं ये चीज को। सर, इसके लिए भी मैं मतलब एक वॉरेन बफेट साहब के एक कोट से चालू करूंगा। वो जी जी कहते जी। हैं सर कि अगर आपको किसी ने मतलब कुछ सालों पहले अगर एक पेड़ लगाया होता, तो उसके वजह से आप उसकी छाव में आज बैठे हुए हो। बराबर है, मतलब सही। कोई आज किसी छाव में बैठा हुआ है क्योंकि किसी ने बहुत सालों पहले वहां पर पेड़ लगाया था। पेड़ लगाया था, तो पेड़ करेक्ट। लगाने का राइट टाइम कब है? आज भी हो सकता है या 10 साल बाद भी हो सकता है, और कोई कहेगा कि 20 साल पहले राइट टाइम था क्योंकि छाव चाहिए मुझे आज। तो अगर आपको छाव चाहिए है ना, तो आपको पेड़ आज लगाना है। मतलब उसकी कुछ छाव आपको मिलेगी और कुछ छाव आपके फ्यूचर जनरेशन को भी मिलेगी। जनरेशन को तो मिलेगी यस, इससे। तो एसआईपी स्टार्ट करने का राइट टाइम है ना सर, आज है, टुडे है। क्योंकि मेरे हम्म, पास एक डेटा है जो जी कहता है कि अगर आपने मार्केट जब टॉप हुआ था 2008 का टॉप, 2001 का टॉप, तब इन्वेस्टमेंट किया होता, और जब बॉटम था तब इन्वेस्टमेंट किया होता, तो रिटर्न्स में कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एसआईपी ये ऐसा प्रोडक्ट है सर कि जो हम्म, अपने को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करके देता है। हर हर महीने में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होने की वजह से हर भाव में खरीदी होती है, और इसी वजह से अपने को जो रिटर्न्स मिलते हैं वो हम्म, बहुत ही ज़्यादा एक एवरेज किस्म के रिटर्न्स होते हैं, और सबको मिलते हैं। अगर कोई डीआईवाई भी होगा, खुद करने वाला भी होगा, उसको भी मिलते हैं। एडवाइजर का रोल कब आ जाता है कि उस रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, बढ़ाना कैसे है, किस वक्त पे कहाँ पे जाना है, ये रोल एडवाइजर का हो जाता है। सो मुझे तो लगता है बिगिनर ने एक ही चीज़ करनी चाहिए, एसआईपी स्टार्ट कर देना है और अच्छे से एडवाइजर से हेल्प लेना है। टाइम टू टाइम उससे सवाल पूछना है, अंडरस्टैंड, सीख लेना है कि सीख मुझे लेना है। मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों सही है। जब हम सीखेंगे ना सर, मेरा एक अनुभव है सर कि जी जब जब मेरे क्लाइंट्स सीख जाते हैं कि ये हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनका इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं वो लोग। तो मुझे लगता जी है जी कि ये हमारा रोल आ जाता है, हमारी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि हमने उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा, आदर्श जी, ओके, अभी इन्वेस्टमेंट की बात हो गया, एसएपी के बारे में हमने जान लिया, इन्फ्लेशन के बारे में जान लिया। बहुत से आपने जितने भी जो बोले, ये बहुत से बेसिक क्वेश्चंस, बहुत से क्लाइंट से मैंने भी ये चीज सुना है, तो उसका आपने आंसर बहुत अच्छा से दिया।
तो राइट। अभी एक चीज़ आती है सर कि अभी एसेट एलोकेशन करना है, तो एसेट एलोकेशन में आदमी लोग को पता नहीं चलता कि उसको क्या-क्या इन्वेस्ट करना है। कभी कोई रियल एस्टेट में कर लिया, कोई गोल्ड में कर लिया, कोई इसमें कर लिया, तो मतलब उनको कुछ क्लैरिटी नहीं रहता है। अभी आज के दौर में मेरा एक क्लाइंट का कॉल आया था कि वो बोल रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस ज़्यादा जा रहा है, तो हम गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, तो ये इसका आंसर बहुत से लोग के मन में रहता है क्वेश्चन, थोड़ा आप यस, यस बताइए सर, इसमें। यस। जी, जी। सर सबसे पहले आपने जो बात करी ना अभी कि आपके क्लाइंट का कॉल आया और गोल्ड के बारे में बात की। तो एसेट एलोकेशन में है ना सर यही बात सबसे ज़्यादा की जाती है। जो भी बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्म करता है, तो उस हुँ। एसेट में लोगों को जाना होता है। इसे रिसेंसी बायस कहते हैं। जी, जी, लोगों जी, को हाँ। जो भी रिसेंटली बढ़िया परफ़ॉर्म करने वाला एसेट है, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे गोल्ड हुँ, हो, चाहे सिल्वर हो, अभी तो लोगों को सिल्वर में भी करना है। हुँ, तो जी। एक्चुअली एसेट एलोकेशन को अगर मैंने अच्छी तरह से बताना चाहा, तो आप इसे एक थाली की तरह इमेजिन कर सकते हैं। जिस थाली हुँ, में सब्ज़ी होगी, रोटी होगी, कुछ सलाद होंगे या फिर और कुछ स्वीट आइटम्स होंगे। सब तो चीज़ रहेगा। सब हुँ, चीज़ रहनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा हेवीवेट हो जाते हैं और उस वजह से हमारा पोर्टफ़ोलियो डगमगा सकता है। आप देख जी, सकते जी। हैं सर, सबको सर पता है कि रियल एस्टेट में कुछ पिछले 10-12 सालों में या फिर 20 सालों में बहुत ज़्यादा बड़े आदमी बन गए हैं। तो इस वजह जी, से जी। पिछले 5 सालों से या 10 सालों से सब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसमें से स कितने बड़े हो पाए? बहुत ही कम है, क्योंकि कम है। जो लोग पहले से बड़े हुए थे, वो और बड़े होते जा रहे हैं उस चीज़ में। तो सही लोगों बात को है। ये समझना चाहिए कि मुझे एक थाली बनानी है, उसमें एसेट एलोकेशन प्रॉपर करना है। अगर मेरा हुँ, एक सिंपल फ़ॉर्मूला आपको बताता हूँ कि जी। मेरा जो भी ऐज है ना सर, उसे 100 से माइनस करना चाहिए। मतलब अगर मैं 30 साल का हूँ, तो 100 माइनस 30 मतलब 70% मेरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जाना चाहिए और जो 30% है, वो धीरे-धीरे डेट में या गोल्ड में जाते रहना चाहिए, उसका अलग-अलग फ़ॉर्म में जाते रहना चाहिए। और धीरे-धीरे जैसा मेरा ऐज बढ़ेगा, तब मैं रियल एस्टेट वग़ैरह इस चीज़ में जा सकता हूँ। लोगों को आज ही सब कुछ चाहिए है और उसी वजह हुँ, से ये प्रॉपर एसेट एलोकेशन नहीं कर पाते हैं नहीं कर और पाते इस हैं। वजह से यस नुकसान होता है। और एक नुकसान की जो बात है ना, एसेट एलोकेशन ही उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों को है ना सर, एक डाउन साइड से जो डर होता है, मार्केट जब गिरता है, तो हुँ, ये डाउन साइड का डर सर एसेट एलोकेशन से बहुत ही अच्छी तरह से निकाला जा सकता है। निकाला एक जा सकता है। हाँ, मैंने एक प्रेज़ेंटेशन में देख रहा था कुछ दिनों पहले, उसमें ऐसा दिखाया गया है सर, अगर एक प्रॉपर प्रोफ़ेशनल एडवाइज़र से आप हेल्प लेंगे और उसने अगर राइट टाइम प्रॉपर एलोकेशन आपको दिया होगा, तो मार्केट गिरेगा उससे आधा ही आप गिरेंगे। मतलब एक अच्छा, इमेजिन कीजिए कि आप एक पर्वत चढ़ रहे हैं और उस पर्वत में कुछ देर बाद थोड़ा नीचे भी जाना पड़ रहा है। तो एडवाइज़र अगर आपके पास होगा ना, तो आप पर्वत चढ़ेंगे, नीचे जाने के बजाय वहाँ पर ही स्टेबल रहेंगे और उसके बाद वापस चढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जी, जी। ऑलरेडी वहाँ पर स्टेबल रहने की वजह से आप लोगों से कुछ अंतर आगे आ चुके हैं नेचुरली। हुँ, और हुँ, हुँ, इसमें हुँ। मतलब जो सर वैनगार्ड या फिर जो फिडेलिटी है, जो बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड्स है यूएसए के, उन्होंने भी कहा है कि ये एडवाइज़र अल्फ़ा होता है ना, अगर 10 हुँ, साल आप किसी एडवाइज़र के पास टिक गए, तो कम हुँ। से कम 3 से 6% आपको अल्फ़ा मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता अच्छा, है मार्केट में। और अच्छा, ये अच्छा। अगर आप दिलाना चाहते हैं, तो आपको हुँ। राइट एसेट एलोकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये जी, जी, एसेट जी। एलोकेशन है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा काम मुझे करना है, उसके साथ-साथ मुझे मार्केट भी ध्यान देना है, मुझे मेरा हुँ, पोर्टफ़ोलियो भी सँभालना है। तो अगर हुँ, आप देखिए, अगर आप किसी चीज़ में काम करते हैं, किसी जॉब पे जाते हैं और हुँ, कोई आपका क्लाइंट आके बोलता है कि यार तू जो काम करता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी ये खुद कर पाऊँगा, कर लेता हूँ। तो आप क्या हुँ, बोलते हैं हुँ। नहीं, ये एक्सपर्ट ने ही करना चाहिए। तो यही बात आ जाती है सर कि प्रॉपर एसेट एलोकेशन का प्रॉपर थाली अगर सजाएँगे, तो आपके थाली में गोल्ड भी होगा, आपके थाली में सिल्वर भी होगा, कॉपर भी होगा, इक्विटी भी होगा, डेट भी होगा और रियल एस्टेट भी होगा। ये चीज़ जी, जी। समझने लायक है कि मुझे सब कुछ चाहिए है, लेकिन एक प्रॉपर ऐज पे चाहिए है।
प्रॉपर जी, एज जी। आने के बाद अपन ये लेंगे। और दूसरी चीज़ एक मैं उठाना चाहता हूँ सर, जी, कि बोलिए। लोग ये एसेट एलोकेशन के नाम पे है ना, क्रिप्टो भी ला रहे हैं अभी, कि थोड़ा-सा क्रिप्टो भी चाहिए। तो हुँ, सबसे पहली चीज़ जो मैंने चार्ली मंगर या वॉरेन बफेट से सुनी है, तो वो कहते हैं कि अगर कोई करेंसी होगी या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई कंपनी है, तो उसके पीछे उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। हुँ, मुझे ये क्रिप्टो में कोई ऐसी इंट्रिंसिक वैल्यू नज़र नहीं आती है। ये बात है, ये वो वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर इन दोनों ने की है। तो मुझे लगता है सर, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं हुँ, उनको फॉलो करता हूँ दिलो-जान से। तो मुझे जी, लगता जी। है अगर वो लोग कह रहे हैं कि हुँ, इस चीज़ में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और हुँ, ये भी बात कहते हैं कि स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में टाइम टाइम पे बहुत ही बढ़िया इंट्रिंसिक वैल्यू देखने को मिल जाती है, जो इन सब हुँ, इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में ओवरटेक करने वाली है, बीट करने वाली है। तो मुझे तो भी ऐसा लगता है कि एक अलग रास्ता चुनने के बजाय अपने एक अच्छे एडवाइज़र की हेल्प लेनी चाहिए हेल्प लेना और चाहिए। वहाँ सही से है, आगे बढ़ना चाहिए। यस सर। सही है, सही है, सही है। आपने जब थाली का जो एग्ज़ाम्पल दिया वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल था। तो ये थाली से मेरे को एक चीज़ याद आई, जैसे कि बहुत से लोग का ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम उनको पता नहीं है, शेयर मार्केट के रिलेटेड कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, तो वो हाँ। चाहते हैं कि हम शेयर में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो ये लोग को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में अगर जाएँगे तो उनको थाली मिलेगा, वहाँ पे सब टाइप का आइटम्स मिलेगा। अब शेयर में जाएगा तो उनको पता नहीं है कि उनको क्या लेना है, कैसा करके। तो इसमें आपका ये क्या है सर? इसमें आप क्या सोचते हैं इसमें कि कैसा ये करते? तो ये यस सर। शेयर में जाना है या म्यूचुअल फंड में जाना है, जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है? सर यहाँ पर भी मतलब वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि जो नो नथिंग इन्वेस्टर है, जिसे कुछ भी पता नहीं है, पता नहीं है। या जो एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ में, हुँ, उसने 100% सर म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करना चाहिए। और जब आपको बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपने किसी एक्सपर्ट्स इंसान से या फिर कुछ बुक से सीखना चाहिए और उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा करके रिस्क लेना चाहिए। मतलब सर अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, तो अगर मेरे पास ₹100 है, तो हुँ, और मैं खुद से इन्वेस्टिंग स्टॉक्स में करना चाहता हूँ, तो मुझे हुँ, ₹90 या फिर ₹95 हमने म्यूचुअल फंड में डालने चाहिए और ₹5 से मैंने ट्रायल लेनी चाहिए कि मैं मार्केट को बीट कर पा रहा हूँ या नहीं। और जी, अगर जी, जी। पहले 3 साल में अगर मैंने मार्केट को बीट कर दिया, सर 1 साल में मार्केट को बीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हाँ, कोई भी कर पिछले सकता है। 2-3 सालों में बहुत जनों ने कर लिया है, कुछ भी कर लिया लिया तो है। भी। कर लिया यस, और लेकिन इसलिए उन लोग कॉन्फिडेंट भी है। यस, 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 यस। तो मुझे अ, लगता है सर कि कम से कम 3 सालों का एक टाइम लेना चाहिए। जब 3 सालों में अगर आपने मार्केट को बीट कर लिया, तो 5% से आप 20% पे आ जाइए। फिर 20% से आप 30% पे जाइए, बाद में 40 और 50 पे जाइए। और जब आप एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएँगे, तब आप 50% म्यूचुअल फंड और 50% शेयर्स ऐसा जा सकते हैं। मुझे फिर भी 50% म्यूचुअल फंड क्यों लगता है? क्योंकि एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके लिए फंड फंड मैनेज मैनेज कर रहा है और आपने हार्ड अर्न बहुत काम करके कमाया हुआ पैसा है, तो उसे मुझे लगता है कि इतना भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आप शेयर मार्केट से नफ़रत ही करने लग जाओ। सही है, सही है, सही है आदर्श जी। यस सर, तो यस। बहुत अच्छा लगा आदर्श जी आपसे बात करके। सेम हियर सर। तो बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था और आपका जो मेन जो चीज़ है कि गोल्ड के बेस में इन्वेस्ट करना है, ये बात है कि बहुत अच्छी लगी। तो मैं ये मेरे भी जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि गोल्ड बेस अगर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, हमको कहाँ जाना है, हमको अगर पता रहेगा, तो हम उस जगह पहुँच सकते हैं और हमको सही गाड़ी में भी जाना चाहिए कि वो जगह पे एब्सोल्युटली, कौन-सा जगह गाड़ी जा सकती है। तो ये चीज़ आपने एब्सोल्युटली। बहुत अच्छे से बताया आदित्य जी, इसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर। और आपने आपका टाइम निकाल के मेरे पॉडकास्ट में आया, तो हम लोग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह फिर भी हम आपके साथ एक पॉडकास्ट करें, क्योंकि एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट था और आप इतने यंग एज में आपने इतना नॉलेज एजुकेशन आपने लिया है, तो ये चीज़ हम आप बाहर हमारे व्यूवर्स को भी
देना चाहते हैं कि ऐसा थैंक यू एक सर, थैंक यू। ये रहना सर चाहिए? ये जी, आपकी बोलिए बात भी प्लीज़। एक मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सर जी हम सर, 100% अलग-अलग टॉपिक पे पॉडकास्ट करना जारी रख सकते हैं सर। इससे सही क्या है, होगा, श्योर, आपके श्योर, और मेरे दोनों के ऑडियंस को अलग-अलग श्योर, टॉपिक श्योर। पे 2 लोग जब बात करेंगे, तो उनके क्वेश्चन्स भी सॉल्व हो जाएँगे और उनको देखने में भी कुछ मज़ा आएगा। तो नहीं, ये नहीं, आइडिया मुझे बहुत ही नहीं, अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। ठीक यस, है आदर्श जी, थैंक यू फॉर कमिंग, हाँ? ओके, थैंक यू सो बाय, मच सर। थैंक यू, थैंक यू। बाय। बाय सर, बाय।